नमस्कार, मैं अनुज कुमार। आप देख रहे हैं जनपथ लाइव। तमाम एससी एसटी के सांसद विधायक चुन के सदन के अंदर तो जाते हैं, लेकिन सदन के अंदर किस तरीके से इन वर्गों की मांग को उठाना है, ये शायद किसी को आता नहीं या फिर वो राजनीतिक दल उनको उठाने नहीं देते हैं। लेकिन देश के अंदर एकमात्र राजनीतिक पार्टी बहुजन समाज पार्टी है और बहुजन समाज पार्टी के सांसद और विधायक इस देश की जो जनता है, आवाम है, जब दबे, कुचले, शोषित, वंचित समाज के जो लोग हैं, उनकी आवाज को कितनी बुलंदी से रखती है, इसको आप एक भाषण से समझ सकते हैं, जिसमें इंजीनियर रामजी गौतम ने सदन के अंदर इस एससी, एसटी, ओबीसी समाज की उस दबे, कुचले, शोषित, वंचित समाज की आवाज को बुलंद किया है। उन्होंने सदन के अंदर भारतीय जनता पार्टी की आंख में आंख डालकर कहा कि प्राइवेट सेक्टर में आपको आरक्षण देना पड़ेगा। हालांकि बात की जाए जिस तरीके से लगातार बहुजन समाज पार्टी पहले से भी प्राइवेट सेक्टर में आरक्षण की मांग उठाती रही है, लेकिन आज की मांग जिस तरीके से इंजीनियर रामजी गौतम ने कहा कि आपको प्राइवेट सेक्टर में आरक्षण देना ही पड़ेगा। साथ ही साथ उन्होंने फ्री एजुकेशन फॉर ऑल की भी बड़ी मांग भारतीय जनता पार्टी के सामने रख दी है और उन्होंने कहा है कि अगर आप देश का विकास चाहते हैं तो आपको फ्री एजुकेशन देना पड़ेगा। इसके साथ ही साथ उन्होंने प्रमोशन में आरक्षण देना ही पड़ेगा, इस तरीके की भी बात की। आउटसोर्सिंग में भी आरक्षण आपको देना पड़ेगा, ये बात इंजीनियर रामजी गौतम ने कही। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि एससी एसटी समाज की जो क्रीमी लेयर की जो लिमिट है, उसे आप ईडब्ल्यूएस की तरह 8 लाख तक निश्चित कीजिए। इसके साथ ही साथ एससी एसटी के फंड का दुरुपयोग तमाम राजनीतिक दल चाहे कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी लगातार कर रहे हैं, इसके लिए भी कड़े प्रावधान बनाने की मांग उन्होंने कही है। किसान सम्मान निधि की तरह ही उन्होंने खेतीहर मजदूरों के लिए भी सम्मान निधि की बात की है। इस तरीके की तमाम मांगे द इंजीनियर रामजी गौतम ने सदन में उठाई हैं और जिसको लेकर लगातार उनका जो ये भाषण है, उनकी जो ये मांग है, पूरे देश में सोशल मीडिया पर वायरल होती हुई नजर आ रही है। वो पूरा बयान मैं आपके साथ में साझा करूंगा। उस बयान को सुनने के बाद, उस अभिभाषण को सुनने के बाद ये जरूर बताइएगा क्या इस तरीके से कोई भी सदन के अंदर बहुजन समाज, दलित, शोषित, वंचित समाज, गरीबों की आवाज उठाता है और उन आवाज को उठाने की जो शैली है, क्या किसी अन्य राजनीतिक दल के पास में है या नहीं? देखिए सबसे पहले ये पूरा उनका वीडियो। बजट पर चर्चा पर बोलने का अवसर दिया और साथ ही मैं आभार व्यक्त करता हूं अपनी पार्टी की मुखिया आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी का भी। मानवर बजट का इंतजार देश के मध्यम वर्गीय जनता को ज्यादा होता है। इंतजार करते हैं लोग, अखबार लेके बैठ जाते हैं कि आखिर कल मेरे सामने क्या आने वाला है। लोग सोचते हैं कि आटा, दाल, चावल, किताबें, गैस, पेट्रोल, डीजल, खाद, बीज, इस सब के दाम कम होने वाले, लोग खुशी मनाने वाले होते हैं। लेकिन जब अखबार पढ़ते हैं तो उन्हें दुख होता है कि कुछ भी तो ऐसा नहीं हुआ। मान्यवर, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि लगता है कि कुछ चंद मुट्ठी भर धन्ना सेठों के हिसाब से बजट डिजाइन किया जा रहा है। जनता के हिसाब से बजट डिजाइन करिए, ये मेरा आपसे रिक्वेस्ट भी है। साथ ही बजट में विकसित भारत और अमृतकाल की बात कही गई और साथ ही ये कहा गया विकसित भारत के लिए 9 प्रायोरिटीज के हिसाब से उसमें कृषि, सामाजिक न्याय को लेकर बात कही गई। अच्छी बात है, कृषि को लेकर आप चिंतित हैं। मानवर, मैं आपसे कहना चाहता हूं, विकसित भारत क्या बिना शिक्षा की बुनियाद के संभव है? विकसित भारत बिना शिक्षा की बुनियाद के संभव नहीं हो सकता। आपको शिक्षा का जो बाजारीकरण है उसे रोकना पड़ेगा। आपको शिक्षा इस देश के हर तबके को देना पड़ेगा, चाहे वो गरीब है उसे भी देना पड़ेगा। और इसके लिए मानवर बाबा साहब की भी इच्छा थी कि इस देश में शिक्षा फ्री की जाए और यहाँ तक कि महात्मा ज्योतिबा फूले जो सामाजिक परिवर्तन के महानायक भी हैं, इस देश में शूद्रों के शिक्षा के जनक भी कहलाते हैं। उन्होंने 1882 में हंटर कमीशन के सामने कहा कि मैं चाहता हूं इस देश में एजुकेशन फ्री हो, फ्री एजुकेशन फॉर ऑल की सिफारिश महात्मा ज्योतिबा फूले ने करी। मानवर, बजट के अंदर सामाजिक न्याय के बारे में बात करी गई। अच्छी बात है कि सामाजिक न्याय के बारे में सरकार चिंतित है। मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं, क्या सामाजिक न्याय इस देश के अंदर एससी, एसटी, ओबीसी को बिना भागीदारी दिए संभव है क्या? आप भागीदारी देना नहीं चाहते और सामाजिक न्याय की बात करते हैं। तो मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं सरकार से कि प्राइवेट सेक्टर में भी एससी, एसटी, ओबीसी को आपको रिजर्वेशन देना पड़ेगा, प्रमोशन में रिजर्वेशन आपको देना पड़ेगा।
आउटसोर्सिंग में भी SC ST OBC के बच्चों को रिजर्वेशन देना पड़ेगा। SC ST की जो क्रीमी लेयर है EWS के बराबर 8 लाख के आसपास करनी पड़ेगी मान्यवर। और साथ ही अभी कई साथियों ने कर्नाटक की सरकार और कई, हम उसमें नहीं जाना चाहते, लेकिन ऐसी न्यूज़ भी आई है कि मध्य प्रदेश में भी SC ST के फंड को ट्रांसफर किया गया, कर्नाटक में भी किया गया। इससे पहले दिल्ली की सरकार ने भी कॉमनवेल्थ में SC ST के फंड को ट्रांसफर करने का काम किया था। मैं आपके माध्यम से माननीय फाइनेंस मिनिस्टर से रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि ऐसा प्रावधान लेकर के आए जो SC ST का जो फंड है, जो उनके डेवलपमेंट के लिए खर्च होना है, शिक्षा को लेकर खर्च होना है, स्कॉलरशिप को लेकर खर्च करना है, उनके रोजगार देने के लिए खर्च करना है, अल्टीमेटली उनके विकास के लिए खर्च करना है, वो पैसा उन्हीं के मद में खर्च किया जाए, उस पैसे कहीं और ट्रांसफर न किया जाए मान्यवर। साथ ही मान्यवर, मैं आपसे एक बात कहता हूँ, आप तो फार्मर लाइन से जुड़े हुए हैं, मैं भी एक फार्मर हूँ। इस देश के अंदर कृषि क्षेत्र में आपने किसान सम्मान निधि देने का काम किया, एक अच्छी बात है, लेकिन मान्यवर मैं आपसे कहना चाहता हूँ, रिक्वेस्ट है कि कृषि क्षेत्र में हम किसान जो मजदूर होता है, कृषि मजदूर, खेतिहर मजदूर कहते हैं, उनकी तरफ हमारा ध्यान नहीं जाता। वो 200-300 रुपए के दिहाड़ी पे काम करते हैं, परिवार चलाते हैं, और जो शुरुआत की जो फसल का जो काम होता है, बुआई का काम होता है तब मिलता है, कटाई के टाइम तब मिलता है, बाकी टाइम पे काम नहीं मिलता उनको। तो उनके लिए सरकार सोचे कि जो लोग भरी दोपहरी में फसल बोते हैं, भरी दोपहरी में पेस्टिसाइड का छिड़काव करते हैं, जो लोग फसल काटते हैं, मंडी तक पहुंचाते हैं, वो उनका जीवन कष्टों से भरा हुआ है, उनके कष्टों को दूर करना पड़ेगा। हमें खेतिहर मजदूर जो कृषि मजदूर है उसे भी सम्मान निधि देने का भी काम करना पड़ेगा। मान्यवर, एक आपसे और रिक्वेस्ट है कि हम स्पेशल इकोनॉमिक जोन बनाते हैं बड़े बड़े उद्योग धंधों को स्थापित करने के लिए, लेकिन वीकर सेक्शन जो है वो मजदूरी पर डिपेंड करता है। वीकर सेक्शन के लिए भी हमें प्रावधान करना पड़ेगा कि हमें वीकर सेक्शन एग्रीकल्चर जोन बनाने पड़ेंगे, और उनके लिए हम जमीनों के पट्टे दें ताकि वो लोग अपने पैरों पे खड़े होकर के वहाँ पे खेती बाड़ी कर सकें। मान्यवर, आपके माध्यम से एक लास्ट पॉइंट मैं कहना चाहता हूँ, सरकार ने अमृतकाल का बात रखी है, लेकिन अमृतकाल की बात अच्छी लगी, लेकिन उसके लिए आपको स्पेशल प्रावधान भी करने पड़े। आज पूरे देश के अंदर SC ST OBC के ऊपर, SC ST पे खास पर अत्याचार होता है, उनकी बच्चियों के साथ बलात्कार होता है, उनकी हत्याएं की जा रही हैं। ये एक स्टेट का मामला नहीं है कि मैं किसी एक गवर्नमेंट को ब्लेम करूं, लेकिन पूरे देश के अंदर ऐसा वातावरण बना हुआ है। केंद्र की सरकार को व्यापक ठोस कदम उठाने पड़ेंगे कि SC ST बच्चियों के साथ जो बलात्कार, हत्याएं, युवाओं के मर्डर, तलवार से गला काटने की हत्याएं, ये तमाम ऐसी देखने को मिली। मैं अभी बिहार में गया था, देख के दंग रह गया मानवर। फतुहा के अंदर एक वीरेंद्र रविदास की हत्या कर दी गई। घर वाले हत्यारे को जानते थे, नाम नहीं बता पाए, हत्या नहीं बता रहे वो लोग डर के मारे। उनसे बोला गया कि तुमने अगर इसका नाम दिया तुम्हारे परिवार और भी लोग बचे हुए हैं। मानवर, मधुबनी के अंदर दलित बच्चे के जो 18 साल की थी, उससे दबंगों ने कहा शादी करो, उसने मना कर दिया, मैं शादी नहीं करूंगी, मुझे डॉक्टर बनना है, पढ़ाई करनी है। लेकिन उस बच्ची को उठा के बलात्कार किया गया, उसकी हत्या कर दी गई, और उन्हीं दबंग लोगों ने रात में 11 बजे उसकी बॉडी को दफनाने का काम किया। बाद में पुलिस पहुंची, रात में 3 बजे उसकी बॉडी को निकालने का काम किया। मानवर, पूरे देश के अंदर खास तौर से एक ही जाति के लोगों के साथ में जो चमार की बिलोंग करते हैं, उनके साथ में अत्याचार हो रहा है। मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं, सरकार इस पर ठोस कदम उठाए और पूरे देश के अंदर SC ST की रक्षा करने का काम करे। धन्यवाद। जय भीम, जय भारत।